تغمرني من فيض ضياء. آيات المولى تدفعني نحو العليا، والكون الواسع في صدري أحضنه أرضا وسماء. يا ربي قد نلت منايا، وبختم كتابك أرقى. नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा। अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअ व अमलन मुतक़ब्बला व रिज़्क़न तय्यिबा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जैसा कि आपको पता है कि हम लोग ज़बान यानी लिसान के हिस्सों की प्रैक्टिस कर रहे हैं और उसमें से निकलने वाले मखरिज और हरूफ को अदा करने की कोशिश कर रहे हैं। तो जिसमें से हम 4 पार्ट्स हम पढ़ चुके हैं, जिसमें से पहला पढ़ा था हमने अक्सुल लिसान, डीपेस्ट पार्ट ऑफ द टंग, जहां से 2 मखारिज और 2 ही हरूफ निकले, कॉफ और काफ। फिर उसके बाद हमने देखा वस्तुल लिसान, मिडिल पार्ट ऑफ द टंग, और यहाँ से हमारा एक मखरिज है और जिसमें से 3 हरूफ, जीम, शीन और या। फिर हाफतुल लिसान, साइड्स ऑफ टंग, ये जो ब्लू पार्ट आपने देख रहे हैं, ये हाफा है पूरा, दोनों साइडों पे देखिए इसको। और यहाँ से हमारा एक ही मखरिज है और एक ही हर्फ है, और वो है दौद। उसके बाद हमने टॉपिक पढ़ा तरफुल लिसान, साइड्स ऑफ द टंग, जो जुबान के ये नुकीले किनारे हैं, ये शार्प एजेस जिनको बोला जाता है, वहां से हमारे 3 मखरिज और 3 ही हरूफ निकले, लाम, नून और रॉ। इसके बाद आज हमारा लास्ट पार्ट है रासुल लिसान, टिप ऑफ द टंग। तो यहाँ से 3 मखारिज और 9 हरूफ अदा होते हैं, जिसमें से वो 9 हरूफ कौन से हैं? ता, दाल, तो, सा, जाल, जो और जा, तीन, सौत। अब यहाँ पे हम इनको देखते हैं। सबसे पहले जो हमारे ये मखरिज है, जो पहला मखरिज है, ता, दाल, तो। तो इसको देखते हैं, इसमें से हम देखते हैं कि इसका मखरिज है क्या। सबसे पहले इसको देखिए कि जब जबान की नोक यानी हमारी रासुल लिसान सनाया उलिया की जड़ से लगेगी तो ता, दाल और तो अदा होंगे। इन हरूफ को जो है, आप यूं समझिए कि ये तीनों हरूफ जो हैं, आपने इनका ये ख्याल रखना है कि मखरिज एक है, लेकिन इनके अंदर कुछ डिफरेंसेस भी हैं। और वो डिफरेंसेस कैसे हम याद रखेंगे कि ये जो जबान की नोक है यानी रासुल लिसान है, ये जाके हमारी कहाँ लग रही है? सनाया उलिया की जड़। तो इसको समझते हैं कि सनाया उलिया की जड़ क्या है। सनाया उलिया की जड़ बेसिकली उसको कहा जाता है जहां से हमारा दांत निकल रहा होता है, ये गम्स होते हैं ना, ये जुबान की जड़ होती है बेसिकली। तो यहाँ पे आपने अपनी जबान की इस नोक को लगाना है, फिर वहां से आपका ता, दाल और तो अदा होंगे। और इन हरूफ का एक टाइटल है, जैसे हमने पिछले हरूफ में भी टाइटल पढ़े थे। इनका टाइटल जो है वो है हरूफे नितइया, इनको कहा जाता है। अब इसको क्यों नितइया कहा जाता है? नित बेसिकली अरबी का लफ्ज है, अरबी में घड़े को कहते हैं, सॉरी। तो ये हरूफ चूंकि तालू से यानी हमारे पैलेट से जाके जो है, पैलेट और जो हमारे मसूड़े होते हैं ना, उनके दरमियान में एक रफ सरफेस होती है जहाँ पे हार्ड किस्म की लाइंस लगी हुई होती हैं। तो यहाँ से ये अदा होते हैं, इसलिए इन हरूफ को हम कहते हैं हरूफ नितइया। तो अब हम इनका डिफरेंस देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड से, कि यहाँ पे हम देखेंगे कि इनका जो मखरज है, बेसिकली मखरिज को अगर देखें तो मखरिज दोनों का एक हो गया कि जबान की जो नोक है वो सनाया उलिया की जड़ से लग रही है। लेकिन इनका डिफरेंस क्या है? सेम इनका मखरिज है, लेकिन डिफरेंस ये है कि मोटे का और बारीक का। ठीक है। तो यानी अगर हम इस तरह देखें कि ता, दाल
और तौ, तीनों का मखरज सेम लेकिन क्वालिटीज में फर्क है। अब वो क्वालिटीज क्या है कि ता और दाल जो है ये क्या है, बारीक हरूफ है, और तौ जो है ये मोटा हर्फ है। तो ये इन दोनों का डिफरेंस है। तो ता और दाल के लिए आपने क्या किया कि जो आपकी जबान की नोक है ना, जो रासुल लिसान है, उसको आपने किसके साथ लगाया, सनाया उलिया की जड़ से। यानी फ्रंट से तीनों का मखरज सेम, लेकिन यहाँ पर जहाँ पे दांत खत्म हो रहा है, यहाँ देखिए दांत के खत्म होने के साथ ही वहां पे आपकी क्या है, जबान की जड़ है। यहाँ पर हमने जबान की नोक को लगाना है, लेकिन मोटे और बारीक हर्फ का मेन डिफरेंस क्या है कि पीछे से जो आपकी जबान है, अक्सर लिसान जिसको कहा जाता है, यानी जबान की जड़ को, अगर तो ये यहाँ पे देखें इस वाली पिक्चर में, यहाँ पे ये बारीक हर्फ में क्या हो रहा है कि ये जबान की जड़ नीचे है, हलक से हलक की तरफ देखें तो जो अक्सर लिसान है यहाँ पे ये नीचे है। तो अगर ये जबान की जड़ हमारी नीचे रहेगी तो हमारा हर्फ बारीक निकलेगा। अगर यही दूसरी पिक्चर में देखें तो वहां पे ये जबान की जड़ ऊपर उठी हुई है, और यहाँ पे जब ये ऊपर उठेगी तो हमारा हर्फ मोटा निकलेगा। ये दो डिफरेंसेस हैं। तो याद रखने वाली चीज क्या था इसमें कि जो हमारी अक्सुल लिसान है उसको अगर हम नीचे ही रखेंगे तो हमारा हर्फ बारीक, और अगर उसको उठाएंगे तो हर्फ मोटा। तो यहाँ देखिए कि अगर हम इसको जो है करते हैं, यानी इसमें ता और दाल जो है ना, इसमें बेसिकली कोई एफर्ट नहीं है, लेकिन तौ में थोड़ी सी है। अब तौ में किस तरह है, आपने जुबान की जड़ को ऊपर उठाया और सनाया उलिया की जड़ जो है वो जुबान की नोक को लगा दी, ठीक है, वहां पे लगाई तो ये बन गया तौ। अब इसमें क्या हुआ, पूरा मुंह भरा गया इसमें, जब आपने पीछे से जुबान को उठाया तो आपकी आवाज जो है वो उठी, और साथ ही आपकी जो जबान है वो मिडल से वो भी उठ के आपके जाके पैलेट को लग रही है। अब क्या हो रहा है, जबान की जड़ भी ऊपर उठ गई, और आपका जो मिडल पलक जबान की मिडल है वो भी ऊपर उठ के पैलेट को लग गया, पूरा मुंह भर गया, और एक भरी हुई आवाज निकल रही है। और वो भरी हुई आवाज क्या निकल रही है, तो इस तरीके से वो आवाज निकलेगी। अगर हम इसको यहाँ पे अपनी जुबान को उठाते नहीं हैं, सीधा रखते हैं, तो फिर हमारा निकलता है ता। अब दोनों का डिफरेंस देखें, एक है ता और एक है तो। तो मोटे हर्फ में हमारी आवाज जुबान उठाने से भारी हो गई, भरी हुई आवाज निकली, और जबान को नीचे रखने से हमारी आवाज बारीक निकली और हमारा वर्ड वहां पे निकला ता। तो ये डिफरेंस है इसका। अच्छा, ये जो हमारा जैसे मैंने आपको बताया अभी कि आवाज कैसे भरती है और कैसे उठती है, तो जब आप कोई भी मोटे हरूफ यानी हरूफ मुस्तालिया बेसिकली उनको बोला जाता है, मोटे हरूफ को, हैवी लेटर्स को, तो उनको उनकी आवाज में क्या होता है कि आवाज को पीछे हम वापस फेंकते हैं, अपने हलक की तरफ वापस फेंकते हैं, और फिर उसके बाद वहां पे क्या होता है कि वहां से हमारी आवाज डायरेक्ट मुंह से बाहर नहीं निकलती, जबकि जो हमारे लाइट लेटर्स होते हैं उसमें हमारी आवाज डायरेक्ट, क्योंकि जुबान सीधी होती है तो डायरेक्ट मुंह से बाहर निकलती है। तो ये इस डायरेक्शन को सिर्फ अपने जहन में बिठाना है कि कैसे मैंने इस डायरेक्शन को रखना है, तो तब आपके मोटे और बारीक हरूफ आपका डिफरेंस भी आपको आ जाएगा और आपको उनको अदा करने में मुश्किल नहीं हो जाएगी, ठीक है। तो आज हम सबसे पहले देखते हैं ता और दाल। इसका मखरज हम देखेंगे, तौ के मखरज को इंशाल्लाह ताला हम कल देखेंगे, और उसकी मेन वजह क्या है कि इन दोनों का भी एक डिफरेंस है, ता का और तौ का क्या डिफरेंस है, जैसे अभी मैंने आपको करके भी बताया, तो मजीद हम इसमें डिफरेंसेस देखेंगे। लेकिन ता और दाल तकरीबन मिलते जुलते हैं, तो वो फिर उनका मखरज भी एक है और उनकी सारी क्वालिटीज भी तकरीबन एक है, तो उसको आज हम देखते हैं। तो सबसे पहले देखिए कि नेक्स्ट स्लाइड के साथ हम इसको देखते हैं। यहाँ देखिए, ता को आप पहले मखरज इनका जहन में रखिए कि आपकी रासुल लिसान सनाया उलिया की जड़ से लगेगी और जबान नीचे ही रखनी है, जो पिक्चर में आपको शो हो रहा है। सबसे पहले आपने उस पर तवज्जो देनी है। फिर उसके बाद आप यहाँ पे देखिए, हम अपने हर्फ पे जाते हैं, ता के ऊपर हम हरकत के साथ जब हम उसको देखते हैं तो उसमें क्या आ रहा है, ता, ठीक है, सिंपल इतना ता, ये पढ़ा आपने। तो ये जो है आपका इसको देखें, अगर हम साकिन में जाते हैं तो साकिन में हमारी आवाज क्या हो रही है, उसमें आवाज बंद हो रही है, आवाज को बंद रखना है और सांस को जारी रखना है। ये वाली चीज हमने अपने जो पीछे हम मखरज पढ़ चुके हैं, काफ, यानी जो हमने पढ़े थे मखरज, उसमें हमने ये पढ़ा था, काफ भी एक बारीक लेटर है, उसमें भी यही कंडीशंस हमने देखी थी कि वहां पे भी हमने इसको किस तरीके से अदा किया था। अब इन दोनों हरूफ यानी ता और काफ जो है, इन दोनों हरूफ में आवाज को शिद्दत से बंद करना है, मगर इसके साथ साथ हमने क्या करना है, इसमें आवाज को हिलाना नहीं है। अगर आप ये आवाज को हिलाएंगे तो वो आपका कलकला बन जाएगा। आपने कलकला यहाँ पे नहीं करना, क्योंकि ये दोनों हरूफ ता और काफ कलकला के लेटर्स नहीं है। कलकला से बचने के लिए सबसे जरूरी चीज है वो है आपने अपनी सांस को कंट्रोल करना है, सांस को जारी रखना है, लेकिन
इस तरह रखना है कि कलकला ना हो, नरमी के साथ दबा के आवाज जहाँ पे बंद हो रही है दबा के आराम से उसको सांस को आपने जारी रखना है, तो वो हो जाएगा। और वो तब होगा जब आप अपनी ये जो टंग है इसको सही तरीके से उस मखरिज पे लगाएंगे। जबान को स्ट्रेट रखिए, नीचे की तरफ रखिए और अपनी आवाज को चलाते हुए आवाज को लॉक कीजिए। यहाँ पे जहाँ पे आपका ये दांत, आपका जो सनाया उलिया है ना, उसके साथ आपकी जुबान की नोक लग रही है, वहां पे इसको लॉक करके साथ ही आराम से सांस को जारी कर दीजिए, तो वहां पे आपका ता अदा हो जाएगा। और अगर आप इसको जोर से छोड़ देते हैं या फौरन नीचे ले आते हैं, बैक पे आवाज को लेके जाएंगे, तो कलकला हो जाएगा। तो उससे आप बचेंगे इंशाल्लाह ताला, ठीक है। तो ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें था जो आपको याद रखना है, और अक्सर स्टूडेंट इसी में गलती करते हैं। अब होता क्या है कि जब ता साकिन होता है तो उसको अगर आपने अपने मखरिज को छोड़ दिया और पीछे ले आए जुबान को, वापस आवाज पीछे फेंकी और दोबारा निकाली, तो जो आपका ता है वो था की साउंड आ जाएगी, और इसी तरह काफ में आपकी खा की साउंड आ जाएगी। तो उससे बचने के लिए पहले आपने आवाज को वहां पे बंद करना है, लॉक करके सांस को आराम से जारी रखना है। तो लॉक करने के लिए जबान की जो नोक है उसको स्नायोलिया की जड़ से लगाएंगे, और इसके बाद जब ये जबान नीचे आएगी तो हमारा सांस आराम से खुद ब खुद जारी हो जाएगा। इसको कहा जाता है हम्स, ठीक है। और ये दो लेटर्स हैं, ता और काफ, इसमें ये है हम्स होता है। और जब आप इसको नीचे रखेंगे जुबान को और साथ सांस को जारी करेंगे आराम से, तो आपका हम्स इजीली जारी हो जाएगा इंशाल्लाह ताला। अब हम देखते हैं इसको कि हम इसको अदा किस तरह करते हैं। तो पहले मैं आपको इसको जो है साकिन हालत में करते हुए यहाँ पे थोड़ा सा मैं इसको स्टॉप दूंगी, स्टॉप दे के फिर मैं इसको आगे करूंगी, लेकिन आम रूटीन में आपने इसको ऐसे नहीं करना। ये सिर्फ आपकी प्रैक्टिस के लिए। हर्फ की तरफ जाते हुए हम पहले थोड़ी सी यहाँ पे इसको प्रैक्टिस पे करेंगे, और बार बार करने के बाद फिर हम हर्फ पे जाएंगे इंशाल्लाह ताला। तो यहाँ देखिए, पहला वर्ड जो आ गया अत, इसको हम साकिन में करते हैं अत। अब मैंने यहाँ पे जुबान अपनी आवाज को लॉक किया, अत अत। अब आराम से मैंने इसको छोड़ा, तो अब मैंने छोड़ा और फिर उसको दोबारा से जो है उसको जो है अपनी सांस को निकाला। तो जब मैं इसको सांस को आवाज को लॉक करने के साथ फौरन सांस को छोड़ूंगी, तो क्या होता है, कलकला, थ थ की साउंड आएगी। और अगर इसको मैं आराम से छोड़ती हूँ तो आपका हम्स बनेगा, ठीक है। तो उसको आप देखिए, आत आत। इसी तरह देखिए, ती के साथ ए, तू के साथ उत। अभी मैं अत पे थोड़ा सा होल्ड करूंगी, और जो इत और उत है उसको जिस तरह हमने फ्रीक्वेंटली पढ़ना है उस तरह पढ़ूंगी। आप उसको देखिएगा, अत इत उत, बस सिंपल। तो इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो आपका ये वाली चीजें नहीं होंगी, आपके मखरिज के ऊपर जाएगी आवाज, तो आपकी आवाज ठीक निकलेगी। इसके बाद नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं कि इसी तरह हम दाल पे आते हैं। तो दाल और ता में डिफरेंस क्या था, उसमें ता में कलकला नहीं है, दाल में कलकला है। और कलकला कब है, कि वहां पे हमने क्या किया था, ता में साकिन हालत में आवाज को बंद किया था और सांस जारी किया था, जबकि यहाँ पे हमने क्या किया, दाल में, दाल की साकिन हालत में हम सांस बंद करेंगे, ठीक है। तो ये इसका दोनों का डिफरेंस आ गया। अब क्या है कि हम इसको किस तरीके से करेंगे, ताकि जब सांस हमारा बंद होगा तो वहां पे फिर क्या होगा, आवाज भी रुक जाएगी, और आवाज रुकने से क्या होगा, कलकला की साउंड आएगी। तो वहां पे हमने इसको इस तरीके से करना है। पहले तो हम इसको हरकत के साथ देखें तो सिंपल, दा दी दू, बगैर एफर्ट के आराम से निकल रहा है। अब उसी तरह हम उसको साकिन हालत में देखते हैं, तो वहां पे हमारा क्या आ रहा है, अद इद उद। तो यहाँ पे आवाज जब जारी हो रही है तो उसके साथ साथ क्या हो रहा है कि हमारी कलकला की साउंड आराम से निकल रही है। इसके बाद आगे मजीद इसकी एग्जांपल्स देखते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में देखिए कि यहाँ पे भी क्या हो रहा है, सिंपल हरकत के साथ जैसे हमने पहले देखा था उसको, दा दी दू, सिंपल, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखें, पहला वर्ड हमारा आ रहा है दखौला। तो यहाँ पे देखें, दाल आपका आ गया बारीक, खा आ गया मोटा, ला आ गया, लाम जो है बारीक, जो हमने पहले पिछले लेसन में हम पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पे देखें, अब हमारे पास क्या आया कि दो हमारे पास बारीक लेटर आ गए, और दरमियान में हमारे पास आ गया एक हैवी लेटर। तो कभी कभी हम पढ़ते हुए क्या मिस्टेक करते हैं कि अगर हमारे सामने आ रहा है पहला लाइट है, अगला उसका हैवी है, और हम क्या करते हैं, हैवी के चक्कर में पीछे लाइट वाले को भी हैवी कर देते हैं।
इसी तरह या हम ये मिस्टेक करते हैं, या फिर हम क्या करते हैं कि मिडल वाले हैवी को करते हुए लास्ट वाले जो उसका अगला वर्ड होता है वो अगर लाइट हो तो उसको हैवी कर देते हैं। दोनों सूरतों में आपने इस चीज से बचना है। तो उसके लिए सबसे पहले आप उसको प्रोनाउंस करना सीखेंगे कि मैंने इन वर्ड्स को कैसे प्रोनाउंस करना है। तो सिंपल इनके सेलेबल अलग कीजिए और उनको पढ़िए, द, ख, ला। तो अब देखिए, ख में मेरी आवाज मोटी हुई, आवाज भरी गई, तो वहां पे ये वर्ड मोटा निकला। लेकिन द, ला में मुझे कोई एफर्ट नहीं करनी पड़ी, दोनों बारीक हैं। और लाम का आपको मोटा करने का मैंने पीछे बता चुकी हूँ कि वो कब मोटा होता है। वैसे आमतौर पे लाम बारीक ही पढ़ा जाता है। तो इसको हम पढ़ेंगे द, दहला, दी, दीनी, बारीकी के साथ। ठीक है, तो यहाँ पे कसरा के साथ देखें, अगर दाल को आपने इसको सही तरीके से प्रोनाउंस नहीं किया, दी की साउंड को, यहाँ पे आपकी इंग्लिश वाला वर्ड डी, जो कैसे कहते हैं ना, वो वाला आना चाहिए, वो साउंड होनी चाहिएगी। अगर वो नहीं रखेंगे तो ये ती की साउंड बजेगी। तो अभी इसको देखें, दी, दी, और एक हम करते हैं ती, तो ये थोड़ी सी ता वाली साउंड चली जाएगी, उससे बचना है आपने। तो आपने इसको पढ़ना है सिंपल, दी, दीनी, दू, दुनिया। अब यहाँ पे आपने किस चीज से बचना है? कलकला से। नून के ऊपर, जैसे मैंने पहले भी आपको बताया था कि नून साकिन के ऊपर अक्सर स्टूडेंट कलकला कर देते हैं, क्योंकि उसमें फौरन जो है ना उसको पकड़ते नहीं है और उसको जो है छोड़ते हैं, तो जिससे वो दुनिया ये बन जाता है। तो दुनिया नहीं करना, दुनिया सिंपल। उसके बाद नेक्स्ट स्लाइड देखिए। यहाँ पे हम देखते हैं कि अब हमने कुछ ये सारी टिप्स हमने देख ली कि किस किस तरीके से हमने पढ़ना है इसको। इसी मखरिज को हम रिवाइज करते हैं अगर, तो हमारे पास ये 4 पॉइंट्स बनते हैं जिनको आपने जहन में रखना है, ताकि जब हम कल नेक्स्ट क्लास में तौ का मखरिज पढ़े तो आपको पहले ये 4 पॉइंट्स बिल्कुल आपके जहन में बैठे हुए हों। तो सबसे पहले इनके मखरिज पे आते हैं। तीनों का मखरिज सेम, कि जब रासुल लिसान सनाउलिया की जड़ से लगेगी तो दा, ता, दाल और तो अदा होंगे। इसके बाद नंबर 2 पे आता है, तीनों हरूफ में शिद्दत भी है और सख्ती भी है। ठीक है, थोड़े एफर्ट करनी पड़ेगी आपको। उसके बाद क्या है, नंबर 3 पे आता है, ता की साकिन हालत में सांस जारी रहती है, जबकि दाल और तौ की साकिन हालत में कलकला होता है, यानी आवाज को हिलाते हैं। क्योंकि दाल और तौ जो हैं ये दोनों कलकला के लेटर्स हैं, तो इसमें आपको ये आवाज को आपने हिलाना है, आवाज को रखना है इस तरीके से, तो कलकला करना है इनके ऊपर। तो ये 4 पॉइंट्स थे जिसके साथ हम यहाँ पे हमारा ये लेसन कंप्लीट होता है। ता और दाल के साथ आपने इन चीजों को याद रखना है। तौ का इंशाल्लाह ताला हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, और फिर हम ता और तौ इन दोनों का जो है डिफरेंस पढ़ देखेंगे कि वहां पे आवाज किस तरह ऊपर उठती है और किस तरह नीचे जाती है इंशाल्लाह ताला। तो अल्लाह ताला हमें यहाँ पे कुरान को सही पढ़ने की, समझने की तौफीक अता फरमाए, और हमें कुरान के पूरे हकूक अदा करने वाला बनाए, ताकि हम कुरान को बेहतरीन सीख के और समझ के और पढ़ने वाले बने। आमीन। जज़ाकुमुल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।